Hello everyone, welcome to GK Bhandar. We are in the part 2 of Indian Politics series. तो लास्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था पॉलिटिकल, उसमें लास्ट की तरफ थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था और लास्ट वाला पोर्शन हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे, पर वो वॉइस नहीं है उसमें। इसलिए मैं आज यहाँ से प्रियम्बल से शुरू करने वाले थे, लेकिन मैं सोचा वहाँ पर है नहीं, इसको दोबारा थोड़ा बोल देता हूँ। ठीक है, इस फिर हम जो आज का टॉपिक है प्रियम्बल से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, लास्ट लास्ट दिन क्या डिस्कशन किए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इनेक्टमेंट, उसका इन्फोर्समेंट। तो भाई साहब लगभग 3 साल लग गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एग्जैक्ट याद रखना होगा, 2 साल 11 महीना 28 दिन, सॉरी 18 दिन। ठीक है, तो लगभग तो 3 साल मान सकते हो, हालांकि 3 साल से 12 दिन थोड़ा कम होगा। या तो ऐसे याद रख लो, 2 years 11 month 18 days, या तो सिंपली याद रख लो 3 years से 12 दिन कम। ठीक है, 3 years से 12 दिन कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 years 11 month 18 days। अच्छा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किए थे। ठीक है, देखो, दो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। एक हो जाता है कब एडॉप्ट हुआ, एक हो जाता है कब इन्फोर्स हुआ। एडॉप्शन का बात होगा तो 26 नवंबर 1949 हो जाता है, जहां पर 395 आर्टिकल था, 18 पार्ट था, 8 शेड्यूल था। हालांकि अभी 395 से बढ़कर 448 हो गया है आर्टिकल, पार्ट 18 से बढ़कर 22 हो गया है, शेड्यूल 8 से बढ़कर 12 हो गए हैं। ठीक है, आज के डेट में। लेकिन उस टाइम का बात करेंगे तो उस टाइम 395 आर्टिकल था, 8 जो है शेड्यूल था, और 18 पार्ट्स था। ठीक है, तो 22 अभी है। अभी वाला ज्यादा याद रखना, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी 448 आर्टिकल हो जाता है, 22 पार्ट हो जाता है, और 12 शेड्यूल हो जाता है। उस टाइम कितना शेड्यूल था, 8 शेड्यूल था, 18 पार्ट था, और 395 आर्टिकल था 1949 में। और इसी सिलसिले 26 नवंबर को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। अभी जो हमारा जीके फंड चैनल में जो लास्ट में, लास्ट नहीं, लास्ट से पहले शायद, लास्ट 2 3 4 रील्स में, एक में मैं नवंबर का मतलब नवंबर माह का जितना भी इम्पोर्टेंट डेट है, ऐसे में हर माह का मतलब जो इम्पोर्टेंट डे है अलग अलग 1 मिनट का रील्स में कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 मिनट का रील देख लोगे तो कम से कम उस महीने का इम्पोर्टेंट डेट तो रिविजन हो जाए। तो ऐसे मैं अक्टूबर नवंबर किया हूँ, मार्च किया हूँ, अभी अप्रैल भी किया हूँ, और लास्ट अभी जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी इसी आज के दिन में सुबह में एक रील्स अपलोड किया था, जिसमें मई माह का सारा इम्पोर्टेंट डेट जहाँ पर मैं डिस्कस किया हूँ। 1 मिनट का रील्स देख लोगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में बोल दिया ताकि तुम लोग देख सको। नवंबर माह का जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उसमें से इम्पोर्टेंट हो जाता है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन हुआ था। ठीक है, हालांकि फोर्स कब काम में आया था, 26 जनवरी। इन्फोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मानते हैं, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अच्छा, इतना लेट क्यों हुआ भाई, 26 जनवरी तक लेट क्यों हुआ? मतलब हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिए थे 26 नवंबर 1949 को, तो फिर 26 जनवरी 1950 तक इतना लेट क्यों है रिपब्लिक डे मनाने में? क्योंकि हम चाह रहे थे 1929 में जो 26 जनवरी जो इंडिया नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था उस दिन,
मतलब 26 जनवरी 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन में, और उसका चेयरमैन थे उस सेशन का जवाहरलाल नेहरू। तो उसी को याद में रखने के लिए सेम डेट में जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे घोषित किया, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है ना भाई, 1929 के दौर में तुम पूर्ण स्वराज का डिमांड कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसी को सम्मान देते हुए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम में घोषित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि 1929 में उसी 26 जनवरी में पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन में, जिसका चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब हम लोग डिस्कस किया था, और इसको भाई अच्छे से देख लेना। यहाँ पर मैं मार्क कर दिया हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, हालांकि सभी देख लेना, क्या पता क्या पूछ दे, लेकिन जो ज्यादा पूछा जाता है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। तो देखो गाइस, ये सब मतलब ये सब देश जो है, इसी से मेनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिया गया है। क्या लिया गया है? जैसे यूके से लिया गया है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम लिया गया है यूके से। बाइकैमरल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम यूके से लिया गया। सीएजी, सीएजी ऑफिस के बारे में जो कॉन्सेप्ट, ये भी यूके से लिया गया। ठीक है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, और सिंगल सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल सिटीजनशिप वाली कॉन्सेप्ट भी यूके से लिया गया है। यूएस से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट ही है जो चेयरमैन होगा अपर हाउस यानी राज्यसभा का। अपर हाउस मतलब क्या होता है? अपर हाउस का मतलब क्या हो जाता है? राज्यसभा। और लोअर हाउस हो जाता है एल से एल, लोकसभा। ठीक है, तो अपर हाउस का चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये कौन बोला था? मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? यूएसए का संविधान से। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? यूएसए। प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया? यूएसए। लेकिन फंडामेंटल राइट यूएसए से, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जब पूछेगा तब हो जाएगा उस टाइम का यूएसएसआर जो था। ठीक है, संयुक्त राशिया जो था, यूनाइटेड सोवियत यूनियन जिसको कहते थे, यूएसएसआर, उसी से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया था। कॉन्करेंट लिस्ट पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया वाले संविधान से। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस का कॉन्सेप्ट, मतलब जॉइंट सिटिंग होगा लोकसभा और राज्यसभा का, ऐसा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट का जो है सस्पेंशन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूछेगा, इतना बड़ा लिखेगा ही नहीं, क्वेश्चन में पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज टेकन फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा। मतलब पावर को बांट देना सेंटर और स्टेट में, और रेसिडुअरी पावर जो होगा वो सेंटर के पास रहेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? आयरलैंड, कनाडा से। डीपीएसपी बहुत ज्यादा पूछता है भाई साहब, इसको अच्छे से देख लेना। डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया आयरलैंड से। और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, ये वाली कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये वाली लिया गया ये भी आयरलैंड से। डीपीएसपी भी आयरलैंड से, प्रेसिडेंट इलेक्शन आयरलैंड से। अमेंडमेंट, हम चाहे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका से आता है। वही साउथ अफ्रीका से हम लोग राज्यसभा वाली इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट इलेक्शन आयरलैंड, राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन साउथ अफ्रीका, राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट इलेक्शन आयरलैंड, राज्यसभा मेंबर इलेक्शन साउथ अफ्रीका। चलो, दोबारा अच्छे से करा दिया इसको। चलो, अब नया टॉपिक में आते हैं, क्योंकि इसका उस दिन ही अच्छा डिस्कशन हुआ था, लेकिन क्या करें, वीडियो साउंड काट हो गया था, पता नहीं कैसे, तो वो नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए मैं इसको दोबारा कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आज जो का टॉपिक शुरू करेंगे वो है प्रीएम्बल शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो देखो,
प्रियम्बल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो शुरुआत होते हैं उसको हम बोल देंगे प्रियम्बल। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रियम्बल में क्या देखने को मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किन्होंने बनाए थे, किन्होंने ड्राफ्ट किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किए थे। ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रियम्बल में क्या कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है, justice by means of social justice, economic justice, political justice, liberty by means of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। दो चीज पे ध्यान दिया गया। कहाँ पे? एक हो जाता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक हो जाता है यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, you do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। ऐसे प्रियम्बल में बोला गया। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल मतलब हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के में देखने को मिलता है, जिसको ड्राफ्ट किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रियम्बल में क्या बोला जा रहा है? दोबारा पढ़ लो, क्या पता कुछ वर्ड वर्ड उठा दे यहाँ से। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially, secular, democratic republic। पांच वर्ड है यहाँ पर, एक दो तीन, देखो पांच वर्ड है, एक दो तीन चार पांच। तो इसमें ध्यान देना, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इससे तीन हो गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या क्या हो गया? सोवेरियन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इससे तीन। सोशल, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity। fraternity का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves to this Constitution। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ का संविधान से लिया? सिटीजनशिप यूनाइटेड किंगडम, अभी अभी पढ़े हैं, याद रहना चाहिए। सिटीजनशिप यूके से लिया। और यूके से कैसे, मतलब क्या लिया हम लोग कि भाई सिंगल जो होगा सिटीजनशिप होगा। ठीक है, सिंगल, अच्छा सिंगल होगा, मतलब सिटीजनशिप एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। ऐसे हम लोग कहाँ से सीखे? यूके से देखें। सिटीजनशिप इज द पोजीशन और स्टेटस ऑफ बीइंग ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। आर्टिकल 5 to 11, 5 to 11, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वेरियस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। इन इंडिया सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय फॉलोइंग मीन्स, कैसे? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, मतलब पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया बट हिज फादर वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको डिसेंट कह देंगे। मतलब बेटा तो जन्म लिया अमेरिका में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका बाप इंडियन है तो हो जाएगा, वो भी इंडियन हो सकता है। बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलिज्म, बाय रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, बाय रिसाइडिंग इन इंडिया 12 ईयर्स, 12 साल रहेगा तो हो जाएगा। तो ये चार हो जाता है यहाँ पर।
शर्त, एक, तुम जन्म ही पैदा ही हुआ भारत में, ठीक है चलेगा। दूसरी, तुम तो जन्म बाहर देश में लिया लेकिन तुम्हारा बाप भारत में जन्म लिया था, चलेगा भाई। तीसरी बात क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करा के तुम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात, 12 साल से तुम यहीं पर हो, यानी नेचुरलिज्म से, नेचुरलाइजेशन से हो जाएगा। सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन इन इंडिया कैन बी लॉस्ट ड्यू टू, क्यों, बाय रिनाउंसिएशन, मतलब if a person gives up his Indian citizenship after acquiring the citizenship of another country. By termination, when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminates. ठीक है। By deprivation, due to fraud, false representation given by person. तो ऐसे ऐसे 3 केस है जहां पर सिटीजनशिप तुम्हारा खत्म हो सकते हैं। पहली बात, तुम वॉलेंटरली भारत का सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका का ले लिए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन। और क्या किए तुम जो है भारत को कुछ नहीं बोला, इंफॉर्मेशन नहीं किया, लेकिन क्या किया, अमेरिका का जो सिटीजनशिप है वो अपना मन से ले लिए, तो भाई ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली तुम्हारा यहाँ का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरी बात, और कैसे हो जाएगा, तुम कुछ फॉल्स फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो भाई दिक्कत हो जाएगा, तुमको डिप्राइवेशन के कारण सिटीजनशिप तुम्हारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, कितना तक कोई दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में देखें, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग को पता चला कि भाई ये जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, कि जो है सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकता है, 4 पद्धति है। एक, भारत में जन्म ले लो। दो, तुम्हारा बाप भारतीय होगा। तीन, तुम रजिस्ट्रेशन करवाए हो भारत में। चौथी, नेचुरलाइजेशन, मतलब 12 साल से ज्यादा भारत में हो। ठीक है, भारत में जन्म लिए हो तो बाई बर्थ हो जाएगा, बाप का कारण सिटीजनशिप मिला तो डिसेंट हो, बाई डिसेंट। और रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, और 12 साल से ज्यादा यहाँ हो इसीलिए तुमको सिटीजनशिप मिला है, तो इसको हम बोल देते हैं नेचुरलाइजेशन। और कब कब रद्द कर दिया जाएगा, जब तुम यहाँ का टर्मिनेट करके दूसरा कहीं सिटीजनशिप ले लोगे, जिसको रिनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक है, और कब हो सकता है, जब तुम यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं किया, लेकिन आपने मन से दूसरे कहीं सिटीजनशिप ले लिए हो, तो यहाँ का ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे टर्मिनेशन। और तीसरी कैसे हो जाएगा, डिप्राइवेशन, यानी तुम कुछ फॉल्स फ्रॉड कांड में शामिल हो, कुछ फॉल्स फ्रॉड कारोबार किए हो, तो तुम्हारा सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा, जिसको हम बोल देंगे डिप्राइवेशन। ठीक है, और आर्टिकल 5 से 11 में हम लोग वेरियस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में देखने को मिलता है। आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कैसे कैसे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। कब कब रद्द होगा, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्राइवेशन। चलो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are the basic human rights of all citizens. Fundamental rights had been discussed in 12 to 35. ये जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights. However, right to property was deleted from the list by fundamental by 44th Amendment Act of 1978। ये भी याद रखना जरूरी है कि जो है तुम्हारा 7 फंडामेंटल राइट दिया गया था, 7 फंडामेंटल राइट दिया गया था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हटाया दिया गया। कैसे, 44th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, जो कि हुआ था 1978 में। ठीक है, तो
अभी कितना हो गया? तो अभी तो भाई लगभग लगभग गया अभी 7 का 1 निकल गया तो हो गया। अभी कितना हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स 6। तो क्या क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो देखो यहाँ पर वो भी दे दिया है, क्या नाम है, आर्टिकल का संख्या भी बता दिया गया है। 12 से 35 में फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। 14 से 18 देखोगे तो राइट ऑफ इक्वालिटी। 19 से लेकर के 19, 20, 21, 22 राइट टू फ्रीडम तुमको मिल जाएगा। 23, 24 मिल जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ताकि तुमको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, चाइल्ड लेबर वगैरह इसमें आ जाते हैं। 25, 26, 27, 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 31, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, देखो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन देखने को मिलता है। हालांकि एजुकेशन राइट 29, 30 में बोला गया है। 29, 30 में एजुकेशन राइट है, मैं मानता हूँ। लेकिन अलग से 21 में एक राइट टू एजुकेशन का बात कर रहा है जहाँ पर। और ये जो एडिशन जो हुआ 21A का, ये 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, अंडर एज चिल्ड्रेन के लिए ये हुआ था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा ढंग से। 6 to 14। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल वाला एजुकेशन राइट 29, 30 में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 21 में स्पेशल राइट टू एजुकेशन दिया जा रहा है, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान दिया जा रहा है अंडर एज चिल्ड्रन को, जिनका एज मतलब 6 साल से 14 साल के बीच में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। बी आर अम्बेडकर हैज कॉल्ड आर्टिकल 32। बी आर अम्बेडकर जी जो है, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बोल रहे हैं? एज द हार्ट एंड सोल, यहाँ पर सोल है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, वो वारंटो कैन बी इशूड अंडर दिस। ठीक है, तो ये सब राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, ये अलग अलग टाइप का राइट होता है। इनके अंदर अलग अलग इनका मीनिंग है। अलग अलग टाइप का राइट यहाँ पर मिल जाता है आर्टिकल 32 के दौरान। जैसे कि राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, क्वो वारंटो इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो चलो देख ही लेते हैं, है ना। अच्छा, तो हेबियस corpus का मतलब क्या हो जाता है? हेबियस corpus का मतलब क्या हो जाता है कि भाई, यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। ठीक है, चाहे प्रिजन में हो चाहे प्राइवेट कस्टडी। प्राइवेट कस्टडी मीन्स तुम्हारा घर में ही तुमको बंदी कर बना दिया, नजरबंदी जिसको कहते हैं, ऐसा कर दिया गया। अनलॉफुली अगर कर दिया गया तो तुमको छूट मिल जाएगा। इसको हम बोल देंगे हेबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, मीनिंग जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही याद रखने का कोशिश करना, क्योंकि मीनिंग डायरेक्ट पूछता है। द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस रिलेटेड टू आवर रिलेटेड द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस रिलेटेड टू आर्टिकल 32 इज, 4 ऑप्शन दे देगा। तुमको मीनिंग ऐसे ही याद रखना होगा, है ना, कि हेबियस कॉर्पस मतलब यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, मेंडामस का मतलब मेंडा कमांड, मेंडा कमांड का ये मिलता जुलता है। मेंडामस मीन वी कमांड, क्या कमांड? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी लोअर कोर्ट होगा, कोई भी ट्राइब्यूनल होगा, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होगा, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। ठीक है, तुम मतलब तुम्हारा हक है
तुम वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, या तो मतलब परफॉर्मेंस वगैरह सही से हो वहाँ पर, पब्लिक ड्यूटी जो भी चल रहा है उसका परफॉर्मेंस सही हो, इसलिए टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, पब्लिक अथॉरिटी, तुम ये मंडमस में आ जाएगा। कार्टेरी कार्टियोरेन कार्टियोरेन मतलब टू बी सर्टिफाइड टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, तो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, इसको क्या बोल देंगे, थर्टियोरन, सर्टियोरन टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। सर्टियोरन मीन्स टू बी सर्टिफाइड to quash the order already passed by an inferior court tribunal quasi judicial authority. Prohibition मतलब the act of stopping something to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try, ठीक है, where it has no jurisdiction to try. Q warranto means what is your authority. Q warranto, what is your authority? To restrain a person from holding a public office to which he is not entitled. To restrain a person from holding a public office to which he is not entitled, ठीक है। तो उसका ऑफिस है ही नहीं, वो वहां पर कर रहा है, तो उसको तुम बोल सकते हो व्हाट इज योर अथॉरिटी, क्यों वारंट हो। तो ये सब आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है, ठीक है। दोबारा हम लोग इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे भाई। चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है हमारा संविधान का 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 12 to 35। और ये जो फंडामेंटल राइट है, 7 राइट मिलता था हम लोग को, लेकिन जब 1978 शायद, जब संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो संपत्ति का जो अधिकार है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अभी 44th अमेंडमेंट 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया, तो 7 से अभी कितना है, अभी 6 है, ठीक है। और 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। 14 से 18 राइट ऑफ इक्वालिटी, 19, 20, 21, 22, इसमें क्या मिलते हैं, राइट टू, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, 19 to 20 हो जाता है राइट टू फ्रीडम। 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। 29-30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। 31-32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 21A में क्या देखने को मिलता है, राइट टू एजुकेशन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 6 to 14, इसको इनको ये सुविधा मिलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को बोल दिया हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके इसी के दौरान क्या मिल रहा है, हिबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी को क्यू वारंटो। हिबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो जाता है, तुमको मतलब छूट मिल जाना। कैसे छूट मिल जाएगा, मतलब तुमको कोई अरेस्ट वेरेस्ट कर लिया है, अनऑफिशियल या नजरबंदी बना लिया है, तुमको छूट मिल सकता है। टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। मैंडेमस मतलब टू कमांड, तुम्हारा जो भी कोई लोअर कोर्ट वगैरह, लोअर कोर्ट हो गया, कोई पब्लिक ऑफिस वगैरह होगा, ट्राइब्यूनल वगैरह, वहां पर अगर मतलब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में तुम कमांड कर सकते हो, है ना। ये देखो इसका क्या बोल रहा है, वी कमांड मतलब टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, पब्लिक अथॉरिटी। प्रोहिबिशन यानी क्या, प्रोहिबिशन करोगे, मतलब रोक देना। उससे पहले सर्टियोरेट देख लेते हैं। सर्टियोरेट मतलब टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, टू बी
सर्टिफाइड मतलब to quash the order already passed by inferior court tribunal quasi judicial authority. Prohibition, the act of stopping something to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case whether it has no jurisdiction to try. तुम उस लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ। और सटेरियन का मतलब हो जाता है ऑलरेडी जो ऑर्डर पास हो गया है इन्फेरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल से, तो उसको तुम क्वाश कर सकते हो, ठीक है। ये है सटेरियन। क्यू वारंट मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। ये हो जाता है। तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कशन कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली 7 था, लेकिन उसमें से 86 जो सॉरी 44 जो अमेंडमेंट हुआ 1978 में, उसमें प्रॉपर्टी को हटा के अभी 6 है। और फंडामेंटल राइट का डिस्कशन 12 से 35 तक देखने को मिलता है। 12 से 35 12 टू 35। 14 से 18 तक हो जाता है राइट ऑफ इक्वालिटी 18। और 19 20 21 22 में हो जाता है राइट टू फ्रीडम 23 24, ठीक है। 23 24 में क्या देखने को मिलते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 26 27 28 राइट टू लिबर्टी टू रिलीजियन। 29 30 में क्या देखने को मिलता है, राइट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड एजुकेशन। और 31 32 में क्या देखने को मिलता है, 31 32 में क्या देखने को मिलता है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 30। और राइट ऑफ एडुकेशन जो है, ये 6 और से 14 साल वाले बच्चों के लिए वो आर्टिकल 21A जिसमें होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में देखने को मिलता है। बी आर अम्बेडकर 32 को बोल देते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर हैबियस कॉर्पस मैंडामास प्रोहिबिशन सर्टियोररी कोरांटो टाइप के कई सारे प्रावधान यहाँ पर मिल जाता है। हिबियस कॉर्पस मतलब तुमको यू हैव द बॉडी, तुमको कोई बिना कारण बंदी नहीं बना सकता। मैंडामस का मतलब क्या है, तुम कमांड कर सकते हो कोई पब्लिक ट्राइब्यूनल वगैरह छोटा मोटा जो कोर्ट वगैरह में पब्लिक जो अथॉरिटीज वहाँ पर काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम कमांड कर सकते हो। प्रोहिबिशन, कोई लोअर कोर्ट वगैरह में कुछ अगर आइन वगैरह निकल, आइन तो नहीं मतलब कुछ उन लोग ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको तुम अपोज कर सकते हो, प्रोहिबिट कर सकते हो। सर्टियोररी मतलब टू बी सर्टिफाइड, मतलब टू बी सर्टिफाइड मतलब जो भी लोअर कोर्ट वगैरह में सेमी क्वासी जुडिशरी वगैरह में अगर कुछ उन लोग ने कुछ बोला है तो उसको तुम चैलेंज कर सकते हो। प्रोहिबिशन मतलब उनका जो बिना कारण जो केस चला चला रहा है उसको रोक सकते हो। क्यू वारंट का मतलब क्या हो जाता है, हु इज द अथॉरिटी, मतलब कोई भी सरकारी ऑफिस वगैरह में कोई अनऑथराइज पर्सन उसको उस ऑफिस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हु इज द अथॉरिटी ऐसा कुछ इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है फंडामेंटल राइट जो कि संख्या में 7 था। हालांकि 44th अमेंडमेंट 1978 के दौरान प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तो अभी हो गया है 6। 12 से 35 में इसका जो डिस्कशन देखने को मिलता है। 14 15 16 17 सॉरी 14 से 18 तक हो जाता है इक्वल राइट ऑफ इक्वलिटी। अच्छा 19 20 21 22 इसमें देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम। 23 24 में राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये हो गया 23 24। 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू क्या बोलेंगे उसको, 25 से 28 तक रिलीजन हो गया, लिबर्टी इन रिलीजन 25 से 28 तक। 29 30 में राइट टू कल्चर एंड एडुकेशन, कल्चर एंड एडुकेशन। 31 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और
अम्बेडकर साहब 32 को क्या बोल रहे हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि 32 में जो है कई सारे प्रावधान देखने को मिल रहा है, ये सब जो कि हम अभी डिस्कस किए। तो 21 ए वाला बात कर दिए हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखने को मिलता है, 6 से 14 वाला बच्चों के लिए। आर्टिकल 32 अम्बेडकर बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर ये सब सुविधाएं मिल रहा है, ये सब राइट मिल रहा है। क्या क्या? हेबियस कॉर्पस मतलब यू मे हैव द बॉडी टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट custody। मैंडेमस मतलब यू कमांड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी। Certiorari मतलब to be certified to quash the order already passed by an inferior court tribunal or quasi-judicial authority. Prohibition, the act of stopping something to prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case whether it has no jurisdiction to try. Equivalent to what is your authority to restrain a person from holding a public office to which he is not entitled। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आ जाएंगे डीपीएसपी। ये देखो, सबसे पहला मैं बात ये करूंगा, ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया, तो इसको ध्यान रखना। आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से, ठीक है। डीपीएसपी, डीपीएस की बात कर रहा हूँ मैं। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। क्या कचरा देखने को लग रहा है। डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया। तो देखो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। तो डीपीएसपी देखने को मिलता है हम लोग को आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर के 40 50, मतलब इधर हो गया 5, उधर हो गया 10 15 16, 16 आर्टिकल डीपीएसपी में है। denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगा या कोई लॉ लाएगा, नया आइन लाएगा, नया कानून लाएगा, है ना, उस टाइम ये डीपीएस के उनको जरूर याद में रखना होगा। However, these principles are not legally enforceable by the courts for their violation। मतलब डीपीएस की स्पीच के दौरान क्या हो रहा है, कोई मतलब ये बोला जा रहा है कि भाई स्टेट वालों, तुम जब भी पॉलिसी बनाओगे, जब भी लॉ बनाओगे, तब ये सब चीज दिमाग में रखना। लेकिन 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 अगर वो मना नहीं भी माना तो भी कुछ नहीं किया जाएगा, लीगली कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। इसलिए बोल रहा है दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। देखो ये पॉइंट में ध्यान देना, नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इसमें तुम केस नहीं कर सकते हो अगर वो नहीं भी मानेगा तो, बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। वायलेशन भी होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। माने तो अच्छा है, मानने के लिए बीपीएसपी बनाया गया, नहीं माने तो भी कुछ नहीं कर सकते। सब इम्पोर्टेंट डीपीएसपी हम लोग देख लेंगे। जैसे 36 देखो भाई साहब, मैं अभी हिसाब किया कितना है, 16 है। तो 36 से 51 तक चलते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दो चार का यहाँ पर बात किया गया है। जैसे 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, बहुत बढ़िया बात है भाई, होना भी चाहिए, है ना। ये देखो 39 में ये बोला गया। 40 में क्या बोला गया, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया बात। 41 में क्या बोला गया, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, बहुत बढ़िया बात, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। और आर्टिकल 42 प्रोविजन रिलेटेड टू मैटरनिटी रिलीफ, बिल्कुल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। तो ऐसे बड़ा बड़ा चीज, मतलब इतना बड़ा बड़ा लाइन याद रखने का जरूरत नहीं है, छोटा छोटा में याद रखना। ये 39 बोल देगा तो वो समझ जाना इक्वल पे, बस। बाकी तो याद हो ही जाएगा तुमको। 39 मतलब इक्वल पे, 40 मतलब सेल्फ गवर्नमेंट।
41 मतलब राइट टू राइट टू एजुकेशन, 42 मतलब मैटरनिटी रिलीफ, 44 मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, यूनिवर्सल सिविल कोड इज डिस्कस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। 44, इसलिए एक एक शब्द में याद रखना, यूनिवर्सल सिविल कोड 44, मैटरनिटी रिलीफ 42, राइट टू एजुकेशन 41, सेल्फ गवर्नमेंट 40, इक्वल पे 49। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। पार्ट 4A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। भारत का जो संविधान है, जब 1949 में जब एडॉप्ट किया गया था, उस टाइम में 395 इनमें आर्टिकल था भारत का संविधान में, और 18 जो था पार्ट था, 8 शेड्यूल था। हालांकि आज का डेट में देखोगे तो 448 तुमको आर्टिकल देखने को मिलेगा, 22 देखने को मिलेगा पार्ट्स, 12 शेड्यूल देखने को मिलेगा। उसी 22 जो पार्ट है उसका 4A जो पार्ट है उसमें देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये याद रखना जरूरी हो जाता है। और these duties are added to the constitution on recommendation of सौरान सिंह कमेटी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, जो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड किया गया है, इसका रिकमेंडेशन में किया गया था शरण सिंह कमेटी। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं पता है? USSR, मतलब राष्ट्रीय से हम लोग ये कॉन्सेप्ट लिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी वाला। और एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है देखने को मिलता है मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना पूछेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कितना फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा? 11, 11, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग डिस्कस किए, डीपीएस के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ये डायरेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट को मानना चाहिए, लेकिन नहीं भी मानेगा तो कोई लीगल एक्शन नहीं दिया जा सकता है। ऐसे डीपीएसपी के बारे में कौन कौन सा आर्टिकल में डिस्कशन है? 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक। इसमें से कई इंपोर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है, जैसे 39 में डिस्कशन किया गया है इक्वल पेमेंट, मेल फीमेल को इक्वल पेमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई स्टेट नहीं भी करेगा तो भी कोई लीगल एक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये डीपीएसपी है। 40 में क्या बोला गया? आर्टिकल 40 में क्या बोला गया? 40 में बोला गया सेल्फ गवर्नमेंट में, लेकिन कोई नहीं भी मानेगा तो नहीं, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये डीपीएसपी है। 41 में क्या बोला जाता है? 41 में 41 41 में बोला जाता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन के बारे में। ठीक है, 42 में मैटरनिटी रिलीफ, लेकिन कोई स्टेट नहीं भी देगा तो कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी होते हैं। 44 में 44 में क्या देखने को मिलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन कोई स्टेट नहीं मानेगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी होता है। फिर हम लोग देखें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखते ही हम लोग देखें कि संविधान, भारतीय जो संविधान है उसका 4A जो है पार्ट, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। और ये जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था जोड़ने के लिए वो है शरण सिंह कमेटी। और इसका जो है ये एक्चुअली लिया गया है यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमारा भारतीय संविधान में 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए, डीपीएसपी। ठीक है, 36 से 51। ठीक है,
स्टेट को दिमाग में रखना चाहिए व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड एनेक्टिंग लॉज, लेकिन नॉट लीगली फॉर इन्फोर्सेबल। लीगली कुछ स्टेप नहीं लिया जा सकता, अगर वायलेट भी करेगा तो। 39 में किसका जिक्र किया है इन लोग ने? 39 में इक्वल पेमेंट। 40 में 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एडुकेशन। और 39 में सेल्फ गवर्नमेंट। तो 40 में सेल्फ गवर्नमेंट, 42 में मैटरनिटी रिलीफ, 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 42 में मैटरनिटी रिलीफ, 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एडुकेशन, 40 40 में सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट, और 39 में इक्वल पेमेंट, 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड। 44 तो बहुत पूछता है भाई साहब, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये जो चार पांच है ना, कुछ भी पूछ सकता है। और यूनिफॉर्म को भी सिविल कोड तो कई बार पूछ चुका है। तो यूनिवर्सल सिविल कोड 44, 42 में मैटरनिटी रिलीफ, 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एडुकेशन, 40 में क्या देखने को मिलता है? सेल्फ गवर्नमेंट। 39 में इक्वल पेमेंट। तो 39 में इक्वल पेमेंट, 40 में देखने को मिल जाता है सेल्फ गवर्नमेंट, 41 में राइट टू एडुकेशन, 42 में मैटरनिटी रिलीफ, है ना, और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में देखने को मिलता है सरन रिकमेंडेशन ऑफ सरन सिंह कमेटी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अभी देखने को मिलता है। तो ये देखिए रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग शुरू करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। इस वीडियो में इतना देखे रहने देते हैं। तो पॉलिटी का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जीके भंडार को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे काम का चीजें आते हैं, एक भी चीज फालतू नहीं आता है इस चैनल में। और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपडेटेड रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। राधे राधे।